मेरे प्रिय आत्मन, तुम रोज सुबह उठते हो, अपनी दुकान का शटर उठाते हो, अपने ट्रक का दरवाजा खोलते हो और सबसे पहला काम क्या करते हो? तुम एक नींबू और 7 मिर्च का वह गुच्छा बदलते हो जो कल सूख गया था। तुम पुराना वाला सड़क पर फेंक देते हो और नया ताजा हरा भरा गुच्छा वहां टांग देते हो। और फिर तुम एक गहरी सांस लेते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हें लगता है कि अब कोई बुरी नजर, कोई अदृश्य साया, कोई ईर्ष्या करने वाला पड़ोसी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें लगता है कि उस छोटे से पीले नींबू और उन तीखी मिर्चों ने तुम्हारे चारों तरफ एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। तुम कितने बड़े भ्रम में जी रहे हो। जरा रुक कर सोचो तो सही, क्या तुम सच में जागे हुए हो या तुम नींद में चल रहे हो? यह जो तुम कर रहे हो, इसे तुम टोटका कहते हो, इसे तुम रक्षा कवच कहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी उस नींबू से पूछा है कि क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह किसी की बददुआ को रोक सके? क्या उस मिर्च में इतना बारूद है कि वह किसी की जलती हुई नजर को भस्म कर सके? नहीं, तुमने कभी नहीं पूछा, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए जागना पड़ता है और तुम तो सदियों से सोए हुए हो। तुम्हारी यह नींद, तुम्हारी यह बेहोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम डरते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा भय बैठा हुआ है। यह भय आज का नहीं है, यह भय आदिम है। जब मनुष्य गुफाओं में रहता था तब वह अंधेरे से डरता था, जंगली जानवरों से डरता था। आज तुम आलीशान मकानों में रहते हो, वातानुकूलित दुकानों में बैठते हो, लेकिन वह गुफा का डर अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। पहले शेर का डर था, अब पड़ोसी की नजर का डर है। पहले बिजली कड़कने का डर था, अब धंधा मंदा होने का डर है। और इसी डर के कारण तुम उन चीजों को पकड़ लेते हो जिनका कोई अर्थ तुम्हें पता ही नहीं। तुम बस लकीर के फकीर बने हुए हो। तुम्हारे बाप दादा ऐसा करते थे, इसलिए तुम भी कर रहे हो और तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे, बिना ये जाने कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पूर्वज, वे ऋषि मुनि जिन्होंने इस प्रथा को जन्म दिया, वे तुम्हारे जैसे सोए हुए लोग नहीं थे। वे बहुत जागे हुए लोग थे, वे दृष्टा थे, उनके पास विज्ञान था। लेकिन वो विज्ञान आज की तरह मशीनों का विज्ञान नहीं था। वो जीवन का विज्ञान था, वो प्रकृति का विज्ञान था। उन्होंने जो भी नियम बनाए, जो भी रीतियां बनाई, उनके पीछे एक गहरा कारण था, उनके पीछे एक ठोस तर्क था। लेकिन समय की धूल ने उस तर्क को ढक दिया। जैसे एक हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसकी चमक खो जाती है, वैसे ही यह प्राचीन विज्ञान अंधविश्वास के कीचड़ में गिरकर अपनी चमक खो चुका है। आज तुम कीचड़ को पूज रहे हो और हीरे को भूल गए हो। आज मैं उस कीचड़ को साफ करना चाहता हूं। मैं तुम्हें वापस उस हीरे की चमक दिखाना चाहता हूं। यह नींबू और मिर्च, जिसे तुम मात्र एक टोटका समझते हो, यह दरअसल एक बहुत परिष्कृत, बहुत गहरा वैज्ञानिक उपकरण था। यह एक यंत्र था, लेकिन तुमने यंत्र को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को गले में टांग लिया। तुम जिसे जादू टोना समझते हो, वह असल में रसायन शास्त्र था, वह केमिस्ट्री थी। जरा विचार करो, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अलक्ष्मी नाशक। शब्दों पर ध्यान देना, शब्दों में बहुत गहरे राज छिपे होते हैं। हमारे ऋषि व्यर्थ के शब्द उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह भूत नाशक है, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह प्रेत नाशक है, उन्होंने कहा यह अलक्ष्मी नाशक है। अब यह लक्ष्मी क्या है? तुम सोचते हो कि लक्ष्मी धन की देवी है, तो अलक्ष्मी शायद दरिद्रता की कोई देवी होगी, कोई चुड़ैल होगी जो तुम्हारा पैसा चुराने आती है। यही तुम्हारी भूल है। तुमने प्रतीकों को सच मान लिया है। लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ सोने चांदी के सिक्के नहीं होता। लक्ष्मी का मूल अर्थ है समृद्धि, स्वास्थ्य,
और जीवन की गुणवत्ता। जहां स्वास्थ्य है वहां लक्ष्मी है, जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है। तो फिर अलक्ष्मी क्या हुई? अलक्ष्मी का अर्थ है गंदगी, अलक्ष्मी का अर्थ है बीमारी, अलक्ष्मी का अर्थ है वह सब कुछ जो तुम्हारे जीवन से स्वास्थ्य और सुख को हर ले। पुराने जमाने को याद करो, आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले की दुनिया की कल्पना करो। तब न तो कंक्रीट के जंगल थे, न ही बंद शीशे वाली दुकानें थी, सब कुछ खुला था। प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं थी। घर मिट्टी के होते थे, दरवाजे खुले रहते थे, खिड़कियों पर जालियां नहीं होती थी, हवा सीधे अंदर आती थी। और उस हवा के साथ क्या आता था? उस हवा के साथ आते थे प्रकृति के छोटे छोटे दुश्मन, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां और अनगिनत अदृश्य जीवाणु। उस समय कोई अस्पताल नहीं थे, कोई एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं थी। एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा संक्रमण पूरे परिवार को, पूरे गांव को खत्म कर सकता था। आज तुम्हें बुखार आता है, तुम एक गोली खाते हो और ठीक हो जाते हो। उस जमाने में बुखार का मतलब मौत हो सकता था। उस जमाने में हैजा, प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियां जब आती थीं तो वे यह नहीं पूछती थीं कि तुम कितने अमीर हो या कितने गरीब। वे बस आती थीं और सफाई कर जाती थीं। यह थी असली अलक्ष्मी। वह बीमारी जो हवा के रास्ते तुम्हारे घर में घुसती थी, वह गंदगी जो मक्खियों के पैरों से चिपककर तुम्हारे भोजन पर बैठती थी, यही वह अलक्ष्मी थी जिससे तुम्हारे पूर्वज डरते थे। और यह डरना जायज़ था, यह डरना बुद्धिमानी थी। क्योंकि अगर शरीर ही नहीं बचेगा तो धन का क्या करोगे? अगर घर में सब बीमार पड़े हैं तो कान कौन चलाएगा? इसलिए सबसे बड़ी दौलत स्वास्थ्य था और सबसे बड़ा दुश्मन बीमारी थी। तो समस्या ये थी कि इस खुली वास्तुकला में, इन बिना दरवाजों के घरों में, इन कीड़े मकोड़ों को घुसने से कैसे रोका जाए? हवा को तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हवा के बिना तो जीवन नहीं। और अगर हवा आएगी तो उसके साथ वे छोटे छोटे घुसपैठिए भी आएंगे। तलवार से तुम मच्छर को नहीं मार सकते, लाठी से तुम जीवाणुओं से नहीं लड़ सकते। यहाँ बल काम नहीं आएगा, यहाँ बुद्धि की ज़रूरत थी। यहाँ एक ऐसे पहरेदार की ज़रूरत थी जो दिखाई न दे लेकिन अपना काम कर दे। एक ऐसा पहरेदार जो हवा को तो आने दे लेकिन हवा में छिपी मौत को बाहर ही रोक दे। तुम्हारे पूर्वजों ने प्रकृति को बहुत गौर से देखा था। उन्होंने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास कीड़े नहीं फटकते। उन्होंने देखा कि कुछ गंध ऐसी हैं जिनसे ये छोटी दुनिया दूर भागती है। उन्होंने प्रकृति की प्रयोगशाला में प्रयोग किए। वे आज के वैज्ञानिकों की तरह सफ़ेद कोट पहनकर प्रयोगशालाओं में नहीं बैठे थे, पूरा जंगल उनकी प्रयोगशाला था। उन्होंने हर फल, हर फूल, हर पत्ती के गुणधर्म को जांचा और इस खोज में उन्हें दो अद्भुत चीज़ें मिली, दो बहुत ही साधारण दिखने वाली लेकिन असाधारण गुणों से भरी हुई चीज़ें। एक था नींबू और दूसरी थी मिर्च। अब तुम कहोगे कि इसमें क्या खास है? नींबू तो हम रोज़ निचोड़ते हैं, मिर्च तो हम रोज़ खाते हैं। हाँ, तुम खाते हो लेकिन तुम उनके गुणों को नहीं जानते। नींबू केवल खट्टापन नहीं है, नींबू साइट्रिक एसिड का भंडार है। वह तेजाब है लेकिन प्राकृतिक तेजाब। और मिर्च केवल तीखापन नहीं है, मिर्च के भीतर एक रसायन होता है जिसे आज का विज्ञान कैप्साइसिन कहता है। यह वही तत्व है जो तुम्हारी जीभ को जलाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि यह तत्व कीड़ों के लिए क्या करता है। जो तुम्हारे लिए स्वाद है वह उन छोटे जीवों के लिए मृत्युदंड है। लेकिन सवाल यह था कि इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या दुकान के दरवाजे पर बैठकर दिन भर नींबू निचोड़ा जाए? क्या दिन भर मिर्च का धुआं किया जाए? यह संभव नहीं था। एक ऐसी विधि चाहिए थी, एक ऐसा तंत्र चाहिए था जो अपने आप काम करे, जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके, बिना थके, एक अदृश्य पहरेदार की तरह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहे और उन कीड़ों को, उस अलक्ष्मी को अंदर आने से रोके।
यहीं पर तुम्हारे पूर्वजों की मेधा, उनकी प्रज्ञा काम आई। उन्होंने एक तकनीक ईजाद की, एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तकनीक। उन्होंने इन दो चीज़ों को एक साथ लाने का सोचा, लेकिन इन्हें जोड़ेगा कौन? इन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर कौन करेगा? वहाँ प्रवेश होता है उस तीसरे तत्व का जिसे तुम बिल्कुल महत्व नहीं देते। वह है धागा। तुम नींबू देखते हो, तुम मिर्च देखते हो, लेकिन तुम उस सूती धागे को भूल जाते हो जो इनके बीच से गुजरता है। वही धागा तो असली नायक है, वही तो वह माध्यम है जो इस चमत्कार को संभव बनाता है। वह कोई साधारण धागा नहीं था, वह कपास का, सूत का बना हुआ धागा था। और सूत की एक फितरत होती है, उसका एक स्वभाव होता है, वह प्यासा होता है, वह नमी को खोजता है, वह किसी भी रस को पी लेना चाहता है। अब दृश्य को समझो, ये कोई जादू टोना नहीं चल रहा है, ये शुद्ध भौतिकी और रसायन शास्त्र का खेल शुरू होने वाला है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक सुई ली, उस सुई में वह प्यासा सूती धागा पिरोया। सबसे पहले उन्होंने उस सुई को नींबू के सीने में उतारा। नींबू जो रस से भरा हुआ है, जो एसिड से भरा हुआ है, जैसे ही सुई और धागा नींबू के भीतर गए, धागा गीला हो गया। उसने नींबू के उस खट्टे अम्लीय रस को सोखना शुरू कर दिया। फिर वह सुई बाहर निकली और उसने एक के बाद एक मिर्चों को भेदना शुरू किया। मिर्च जिसके भीतर तीखापन कूट कूट कर भरा है, मिर्च जिसके भीतर वह कैप्साइसिन बैठा है। जब गीला धागा जो पहले ही नींबू के रस से भीगा हुआ था मिर्च के भीतर से गुजरा तो एक अद्भुत संगम हुआ। नींबू के एसिड ने मिर्च के तीखेपन के साथ क्रिया की, एक रासायनिक मिलन हुआ। यह मिलन किसी मंत्र से कम नहीं था, लेकिन यह मंत्र संस्कृत का नहीं, रसायनों का था। तुमने देखा होगा अक्सर नींबू सबसे नीचे होता है और उसके ऊपर मिर्चें होती हैं। कभी सोचा है क्यों? यह कोई डिज़ाइन नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण और विज्ञान का नियम है। लेकिन मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इस रहस्य के साथ जियो। तुम तो तुरंत उत्तर चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं एक ही सांस में सब कुछ उगल दूं, लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान के लिए प्यास होनी चाहिए, ज्ञान को पचाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी तुम बस इतना समझो कि वह धागा जो नींबू और मिर्च को एक साथ बांधे हुए है, वह सिर्फ उन्हें लटकाने के लिए नहीं है, वह एक पाइपलाइन है, वह एक नाली है जिसमें से होकर एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होने वाली है। वह एक ऐसा पुल है जो नींबू के तेजाब को मिर्च के तीखेपन से मिलाता है और फिर उसे हवा में बिखेर देता है। तुम्हें लगता है कि वह नींबू मिर्च वहाँ चुपचाप लटक रहा है, तुम्हें लगता है कि वह निष्क्रिय है, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है, उसके भीतर एक युद्ध की तैयारी चल रही है। वह धागा धीरे धीरे बहुत खामोशी से अपना काम कर रहा है, वह नीचे से ऊपर की ओर रस खींच रहा है और हवा उस रस को, उस गंध को अपने कंधों पर उठाकर तुम्हारे दरवाजे के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रही है। आज तुम जिस दुनिया में हो वहां तुम एयर प्यूरिफायर खरीदते हो, तुम हजारों रुपए खर्च करके मशीनें लाते हो जो हवा को साफ करती हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने बिना बिजली, बिना प्लास्टिक और बिना शोर मचाए प्रकृति का अपना एयर प्यूरिफायर बना लिया था। उन्होंने एक ऐसा एयर फिल्टर बनाया था जो न केवल हवा को छानता था बल्कि हवा में मौजूद दुश्मनों को मार भी गिराता था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने विज्ञान को भुला दिया, तुमने बस विधि को पकड़ लिया। तुमने सोचा कि नींबू लटकाने से पैसा आता है। कितना हास्यास्पद है ये। अगर नींबू लटकाने से पैसा आता तो नींबू बेचने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अगर मिर्च लटकाने से बुरी नजर हटती तो मिर्च की खेती करने वाले पर कभी कोई मुसीबत ना आती। बात धन की थी ही नहीं, बात तो जीवन की थी, बात सुरक्षा की थी। लेकिन आदमी का मन बहुत लोभी है, उसे स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उसे सोना चाहिए। इसलिए उसने अलक्ष्मी नाशक का अर्थ बदल दिया।
उसने सोचा कि अलक्ष्मी जाने से लक्ष्मी आएगी, यानी पैसा आएगा। उसने यह नहीं समझा कि जब बीमारी जाएगी तभी शरीर स्वस्थ होगा और तभी तुम काम कर पाओगे और तभी पैसा आएगा। ये एक श्रृंखला थी, एक जंजीर थी। तुमने जंजीर की पहली कड़ी को तोड़ दिया और आखिरी कड़ी के लिए प्रार्थना करने लगे। तुमने उस प्रक्रिया को ही मार डाला। आज मैं देखता हूं लोग दुकानों पर प्लास्टिक के नींबू मिर्च टांगे हुए हैं, चीन से बनकर आए हुए खिलौने, और उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। यह तुम्हारे सोए होने का सबसे बड़ा सबूत है। प्लास्टिक के नींबू में कौन सा एसिड है, प्लास्टिक की मिर्च में कौन सा तीखापन है, और प्लास्टिक के धागे में कौन सी सोखने की क्षमता है। तुमने आत्मा को फेंक दिया और लाश को सजाकर टांग दिया, और तुम उम्मीद करते हो कि वह लाश तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम दवाई की पर्ची को गले में ताबीज बनाकर पहन रहे हो और सोच रहे हो कि बीमारी ठीक हो जाएगी। पर्ची खाने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई खाने से होती है। विधि को मानने से कुछ नहीं होता, विधि के पीछे के विज्ञान को, उसके मर्म को समझने से होता है। मेरे मित्रों, यह यात्रा बहुत गहरी है। अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ यह बताया है कि तुम क्या गलती कर रहे हो और तुम्हारे पूर्वज क्या सोच रहे थे। लेकिन वह यंत्र वास्तव में काम कैसे करता है, वह धागा कैसे उस रस को हवा में घोलता है, और वह गंध कैसे उन कीड़ों का रास्ता भटकती है। और सबसे बड़ी बात, 7 दिन ही क्यों, शनिवार को ही क्यों बदलते हैं? क्या शनिवार को भूतों की छुट्टी होती है, या इसके पीछे भी कोई गहरा गणित है? तुम्हारे मन में अब सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, उठने भी चाहिए। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो तुम जागोगे कैसे? मैं तुम्हारे भीतर की इस जिज्ञासा को, इस आग को भड़काना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बेचैन हो जाओ। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब तुम किसी दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकता देखो तो तुम उसे श्रद्धा से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की नज़र से देखो। तुम उसे एक टोटके की तरह नहीं बल्कि एक तकनीक की तरह देखो। हम उस गहराई में उतरेंगे, हम उस धागे के रेसे को खोलेंगे, हम उस रसायन की एक एक बूंद का हिसाब लगाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे प्रकृति की ही रक्षा करती है। हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला उपाय हकीकत में एक बहुत बड़ा कीटनाशक था। तैयार रहना, अपनी धारणाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहना, अपने पुराने विश्वासों की इमारत को गिराने के लिए तैयार रहना। क्योंकि जब पुराना गिरेगा तभी तो कुछ नया, कुछ सच्चा खड़ा हो पाएगा। सत्य कड़वा हो सकता है, मिर्च की तरह तीखा हो सकता है, लेकिन सत्य ही तुम्हें मुक्त करेगा। झूठ तुम्हें सिर्फ दिलासा दे सकता है, सुरक्षा नहीं। और तुम सुरक्षा खोज रहे हो, दिलासा नहीं। उस नींबू के भीतर एक ब्रह्मांड छिपा है, उस मिर्च के भीतर अग्नि छिपी है, और उस धागे में तुम्हारे पूर्वजों का अनुभव गुथा हुआ है। उस अनुभव को हम बिखरने नहीं देंगे, उस ज्ञान को हम मरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय आत्मन, अब हम उस रहस्य के गर्भ में प्रवेश करते हैं जहां विज्ञान और प्रकृति का मिलन होता है। तुमने अभी तक सिर्फ उस धागे को देखा है, उस नींबू को देखा है और उस मिर्च को देखा है, लेकिन तुमने कभी उस अदृश्य क्रिया को नहीं देखा जो वहां निरंतर घट रही है। तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुम सिर्फ वस्तु को देखते हो, उसके भीतर छिपी ऊर्जा को नहीं। जरा उस सूती धागे को ध्यान से देखो। वह साधारण सा दिखने वाला सफेद धागा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वह जीवित है। उसके भीतर हजारों लाखों छोटे छोटे मुंह हैं जिन्हें तुम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। विज्ञान की भाषा में इन्हें रंध्र कहते हैं, लेकिन मैं इसे धागे की प्यास कहता हूं। सूत का स्वभाव है पीना। वह हवा से नमी पीता है, वह पानी पीता है, और जब उसे नींबू के हृदय के आर पार पिरो दिया जाता है तो वह नींबू के प्राणों को पीना शुरू कर देता है। नींबू क्या है? नींबू केवल एक फल नहीं है, वह साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक तेजाब का भंडार है
और मिर्च, मिर्च के भीतर वह तीखापन है, वह कैप्साइसिन है जो किसी भी छोटे जीव के लिए अग्नि के समान है। अब उस प्रक्रिया को समझो जो तुम्हारे दरवाजे पर लटकते हुए उस यंत्र में घटती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, लेकिन जीवन का नियम कुछ और है। जीवन ऊपर उठता है। पेड़ जड़ों से पानी पीते हैं और वह पानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर पत्तियों तक जाता है। ठीक उसी तरह वह सूती धागा केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे दिए की बाती तेल को ऊपर खींचती है और उसे ज्योति में बदल देती है, वैसे ही यह धागा नींबू के रस और मिर्च के तीखेपन को सोखता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी। बूंद बूंद करके वह तेजाब और वह तीखापन धागे के रेशे रेशे में फैल जाता है। और जब हवा का एक झोंका आता है, जब हवा उस गीले धागे को छूकर गुजरती है, तो एक चमत्कार घटित होता है, वाष्पीकरण। वह गीलापन हवा में भाप बनकर उड़ने लगता है। तुम्हें शायद उसकी गंध ना आए, क्योंकि तुम्हारी नाक बहुत मोटी हो चुकी है। तुम कृत्रिम इत्रों के आदी हो चुके हो। लेकिन उन सूक्ष्म जीवों के लिए, उन मच्छरों और मक्खियों के लिए वह गंध किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं होती। जब हवा उस धागे से टकराती है तो वह अपने साथ उस अम्लीय और तीखी गंध को लेकर चारों तरफ फैल जाती है। यह गंध एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है, एक ऐसी दीवार जिसे कोई ईंट पत्थर से नहीं बनाया गया, बल्कि हवा और गंध से बनाया गया है। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक था। तुम्हारे पूर्वज जानते थे कि अगर जहर छिड़केंगे तो वह जहर उनके भोजन में भी जाएगा, उनकी सांसों में भी जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कीटनाशक बनाया जो हवा में ही रहे और हवा को शुद्ध करे। वह नींबू मिर्च का गुच्छा वहां लटकता रहता था और एक पहरेदार की तरह हर उस जीवाणु को, हर उस कीड़े को रोक देता था जो बीमारी ला सकता था, जो अलक्ष्मी ला सकता था। अब तुम समझ रहे हो, वह धागा, वह नींबू, वह मिर्च, वे सब मिलकर एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। एक ऐसी मशीन जिसमें न बिजली लगती थी, न पेट्रोल लगता था और न ही कोई शोर होता था। वह प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर था जो हवा को ठंडा नहीं बल्कि शुद्ध करता था। लेकिन हर मशीन को रख रखाव की जरूरत होती है, हर यंत्र की एक आयु होती है। और यहीं पर आता है वह 7 दिन का नियम जिसे तुमने अंधविश्वास बना लिया है। तुम हर शनिवार को या हर मंगलवार को उसे क्यों बदलते हो? क्या उस दिन कोई विशेष ग्रह अपनी चाल बदलता है? नहीं मेरे मित्र, नहीं। कारण बहुत भौतिक है, बहुत स्थूल है। 4 या 5 दिन के बाद क्या होता है? नींबू का रस सूखने लगता है, वह सिकुड़ने लगता है, मिर्च का तीखापन कम होने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह धागा हवा में उड़ रही धूल, मिट्टी और गंदगी उस धागे के उन छोटे छोटे छिद्रों को, उन रंध्रों को बंद कर देती है। धागा अब सांस नहीं ले पाता, वह अब रस को सोखने में असमर्थ हो जाता है, वह चौक हो जाता है। जब धागा रस नहीं खींच पाएगा, जब नींबू सूख जाएगा, तो वाष्पीकरण कैसे होगा? वह अदृश्य दीवार टूट जाएगी, वह यंत्र काम करना बंद कर देगा। अब वह सिर्फ एक लाश है जो लटक रही है, उसमें अब कोई प्राण नहीं बचे। इसलिए उसे हटाना जरूरी था, उसे फेंकना जरूरी था, और नया ताज़ा रस से भरा हुआ नींबू और नई मिर्च लगाना जरूरी था, ताकि वह प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। शनिवार या मंगलवार का चयन तो सिर्फ एक अनुशासन था, ताकि तुम भूल ना जाओ, ताकि तुम्हें याद रहे कि आज मशीन की सफाई का दिन है, आज बैटरी बदलने का दिन है। लेकिन तुमने विज्ञान को फेंक दिया और दिन को पकड़ लिया। तुम डरते हो कि अगर शनिवार को नहीं बदला तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो ही चुका है। जिस दिन तुमने समझने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन अनर्थ हो गया था। और अब मैं आता हूं तुम्हारी आज की सबसे बड़ी मूर्खता पर, तुम्हारी सबसे बड़ी बेहोशी पर। मुझे देखकर हंसी भी आती है और रोना भी। मैं बाजारों में देखता हूं
मैं दुकानों पर देखता हूँ लोग प्लास्टिक के नींबू और प्लास्टिक की मिर्च टांगे हुए हैं। चीन की फैक्ट्रियों में बने हुए खिलौने तुम उन्हें खरीद कर लाते हो और बड़े गर्व से अपने दरवाजे पर टांग देते हो। जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या प्लास्टिक के नींबू में साइट्रिक एसिड होता है? क्या प्लास्टिक की मिर्च में तीखापन होता है? क्या प्लास्टिक के धागे में सोखने की क्षमता होती है? वह निर्जीव है, वह मृत है, वह सिर्फ एक दिखावा है। तुम का इसे धोखा दे रहे हो, उन कीड़ों को, उन जीवाणुओं को या खुद को। कीड़े प्लास्टिक से नहीं डरते, बैक्टीरिया प्लास्टिक से नहीं भागते। तुमने असली बंदूक फेंक दी और खिलौने वाली पिस्तौल लेकर पहरा दे रहे हो, और तुम्हें लगता है कि चोर डर जाएंगे। ये तुम्हारी मानसिक गुलामी है। ये दिखाता है कि तुम कितने गहरे सोए हुए हो। तुम्हें बस लकीर पीटने से मतलब है। तुम्हें बस ये तसल्ली चाहिए कि हाँ, मैंने नींबू मिर्च टांग दिया है, चाहे वह असली हो या नकली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए वह विज्ञान नहीं है, तुम्हारे लिए वह सिर्फ एक टोटका है। तुमने उस महान विज्ञान का, उस अद्भुत खोज का मजाक बना दिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो जीवन रक्षक प्रणाली बनाई थी, तुमने उसे एक व्यर्थ के नाटक में बदल दिया है। तुम मंदिर जाते हो, वहां भी प्लास्टिक के फूल चढ़ाते हो। तुम दुकान पर प्लास्टिक का नींबू टांगते हो। तुम्हारा पूरा जीवन ही प्लास्टिक का हो गया है, कृत्रिम, झूठा, जिसमें न कोई सुगंध है, न कोई रस है, न कोई जीवन है। वह प्लास्टिक का गुच्छा वहाँ सालों साल लटकता रहता है, उस पर धूल जमती रहती है। वह खुद गंदगी का घर बन जाता है। जो सफाई के लिए बनाया गया था, वह खुद गंदगी इकट्ठा कर रहा है। क्या इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती है? जिसे अलक्ष्मी को भगाने के लिए लगाया था, वह खुद अलक्ष्मी को निमंत्रण दे रहा है। जागो, इस नींद से जागो, चीज़ों को उनके सही रूप में देखो। मैं ये नहीं कहता कि तुम नींबू मिर्च टांगना बंद कर दो, नहीं। अगर तुम टांगना चाहते हो तो शौक से टांगो, लेकिन तब टांगो जब तुम्हें उसके पीछे का विज्ञान पता हो। तब टांगो जब तुम असली नींबू, असली मिर्च और असली सूती धागे का उपयोग करो। उसे हर हफ्ते बदलो, इसलिए नहीं कि शनिदेव नाराज हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि वह सूख चुका है और अब काम नहीं कर रहा। और अगर तुम ये मेहनत नहीं कर सकते, अगर तुम हर हफ्ते उसे बदलने का अनुशासन नहीं रख सकते, तो इस पाखंड को बंद करो। इस प्लास्टिक के कचरे को अपने दरवाजों से हटाओ। कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार बनो। कम से कम यह तो स्वीकार करो कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन हम ढोंगी नहीं हैं। जीवन बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य उसे जटिल बना देता है। तुम्हारे पूर्वज सरल थे, वे प्रकृति के साथ जीते थे। उन्होंने समाधान प्रकृति में खोजे। तुमने प्रकृति से नाता तोड़ लिया है। तुम एयर कंडीशनर में बैठकर सोचते हो कि हवा शुद्ध है। तुम प्लास्टिक के फूलों को सजाकर सोचते हो कि सुंदरता है। तुम प्लास्टिक के नींबू मिर्च टांगकर सोचते हो कि सुरक्षा है। सुरक्षा जागरूकता में है, सुरक्षा समझ में है। जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम भटकते रहोगे, तुम डरते रहोगे, और जो डरता है उसका शोषण होता है। पंडित, पुजारी और बाजार, ये सब तुम्हारे डर का व्यापार करते हैं। वे तुम्हें प्लास्टिक का नींबू बेचेंगे क्योंकि उन्हें पता है तुम डरे हुए हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम प्रश्न पूछोगे, जिस दिन तुम प्रयोग करोगे, उस दिन उनका व्यापार बंद हो जाएगा। तो आज से, अभी से एक संकल्प लो। या तो पूर्ण विज्ञान के साथ जियोगे, या फिर इस थोथे आडंबर को त्याग दोगे। बीच में मत लटको, त्रिशंकु मत बनो। या तो जानो या छोड़ दो। मानने की बीमारी ने तुम्हें अपाहिज बना दिया है। उस छोटे से नींबू में, उस तीखी मिर्च में और उस प्यासे धागे में जीवन का एक संगीत है, रसायनों का एक नृत्य है। उसे सुनो, उसे देखो और उस बुद्धिमत्ता को नमन करो जिसने हजारों साल पहले बिना किसी प्रयोगशाला के इतना गहरा सत्य खोज निकाला था। उस सत्य का सम्मान करो, उसकी नकल मत करो। सत्य को जब भी दोहराया जाता है बिना समझे, वह झूठ हो जाता है।
धर्म को जब भी बिना जाने माना जाता है वह पाखंड हो जाता है, और विज्ञान को जब भी बिना जाने प्रयोग किया जाता है वह अंधविश्वास हो जाता है। तुम अंधविश्वासी मत बनो, तुम वैज्ञानिक बनो, तुम खोजी बनो। जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने रहस्यों को खोलने के लिए। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। बस तुम्हें अपनी नाक उस प्लास्टिक की दुनिया से हटाकर असली मिट्टी की गंध की तरफ मोड़नी होगी। हर क्रिया के पीछे एक कारण है, हर प्रथा के पीछे एक जड़ है। उस जड़ तक पहुंचो। पत्तों को मत सींचो, जड़ को खोजो, क्योंकि जो जड़ को जान लेता है वह जीवन को जान लेता है, और जो जीवन को जान लेता है उसे फिर किसी नींबू मिर्च की, किसी ताबीज की, किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं रहती। उसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा कवच बन जाता है, उसकी जागरूकता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। होश में आओ। होश ही एकमात्र मार्ग है, होश ही एकमात्र समाधान है।